नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवम कोडिंग में। आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की एक कंप्लीट सीरीज़। इस कोर्स के अंदर हम कंप्लीट HTML सीखेंगे और ये जानेंगे कि कैसे आप HTML से एक बहुत खूबसूरत सा वेब पेज बना सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस कोर्स को और आज हम बताएंगे आपको HTML का इंट्रोडक्शन कि क्या है HTML, कैसे HTML आया और किस तरीके से हम इसको जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि HTML क्या होता है। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है वो टेक्स्ट जो ब्राउज़र पे चल सके या ब्राउज़र पे सपोर्ट करे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि इंडस्ट्री लेवल पे भी यूज़ की जाती है वेब पेजेस को बनाने के लिए। हालांकि अब काफ़ी सारी अलग अलग दूसरी लैंग्वेजेस भी आ चुकी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें रिएक्ट या फिर नेक्स्ट.js या दूसरे जो अलग अलग फ्रेमवर्क हैं उनका यूज़ करके भी वेब पेजेस या वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। पर एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज अगर कोई है तो वो है HTML। यानी कि अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो जो पहली चीज़ आपको सीखनी चाहिए वो है HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। तो यहाँ पर HTML एक स्ट्रक्चर बताता है किसी भी वेब पेज का। मतलब कि अगर आपके वेब पेज में कोई एक इमेज लगने वाली है तो वो इमेज कहाँ पर लगेगी, उसके बाद उसके नीचे क्या टेक्स्ट आएगा, और अगर एक कोई बटन भी है वहाँ पर तो वो बटन किस तरीके से आएगा, और वो सब किसी अगर कार्ड में है या ये पूरा डिज़ाइन एक कार्ड का है तो वो कार्ड भी किस तरीके से उन सब डेटा को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर HTML एक पूरा स्ट्रक्चर बताता है इस तरह का कि मतलब कोई भी डेटा किसी भी इमेज या टेक्स्ट को अगर रख रहा है तो वो किस फॉर्मेट में या किस तरीके से रखेगा, उस स्ट्रक्चर को बताने के लिए भी HTML यूज़ होता है। HTML में काफ़ी सारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं और HTML डॉक्यूमेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है। अब एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट का मैं एक बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको बता देता हूँ समझने का कि सपोज़ अगर हमने लिखा है HTML और यहाँ पर हमने कुछ भी कोड लिखा है। सपोज़ उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे हमने कुछ कोड लिखा है और हमने फिर क्लोज कर दिया है HTML से, तो ये एक एलिमेंट हो गया। या और भी थोड़ा अच्छे से हम इसको समझे तो सपोज़ HTML के अंदर एक होता है H1 टैग जिसको हम हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हम आगे जानेंगे। मैंने वहाँ पर लिखा HTML और यहाँ पर लिख दिया हेलो और हम इसे कर देते हैं क्लोज। तो ये हो गया हमारा एक एलिमेंट। तो इस तरीके से एलिमेंट के फॉर्म में जो है हमारा HTML पेज रहता है। HTML एलिमेंट ब्राउज़र को बताते हैं कि डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है या डिस्प्ले करना है। यानी कि आपके HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो यही एलिमेंट बताएंगे ब्राउज़र को कि वो डेटा किस तरीके से दिखाना है यूज़र को। HTML एलिमेंट लेबल pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link। तो बेसिकली ये वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई कि HTML एलिमेंट एक लेबल का काम करते हैं किसी भी ब्राउज़र को बताने के लिए कि जो डेटा है वो क्या है। जैसे कि अगर कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है तो ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि वो एक पैराग्राफ है और उसे एक पैराग्राफ के फॉर्म में दिखाना है, या कोई हेडिंग है तो उसे हेडिंग के फॉर्म में दिखाना है। तो यही चीज़ HTML एलिमेंट करता है और ये बताता है ब्राउज़र को कि किस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करना है। हम इस टॉपिक को और भी अच्छे से समझेंगे आगे आने वाली वीडियो में, और ये एक सिंपल सा HTML इंट्रोडक्शन वीडियो है। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो HTML को पहली बार 1991 में सर टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। आप उनकी पिक्चर भी देख सकते हैं, हमने यहाँ पे आपको दिखा दी है। तो सर टिम बर्नर्स-ली ने HTML को बनाया था वेबसाइट पर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। बेसिकली वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए उन्होंने HTML को बनाया था। लेकिन टाइम के साथ इसका डेवलपमेंट हुआ, इसमें कुछ चीज़ें बदली गई और आज हम जो HTML देखते हैं वो HTML है HTML5। तो ये अभी HTML का लेटेस्ट वर्जन है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब
किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर हमें बताता है कि वेबसाइट में क्या क्या कंटेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, HTML एक स्ट्रक्चर बताने के लिए यूज़ होता है कि उस वेब पेज के अंदर किस तरीके का कंटेंट रहेगा और किस तरीके से रहेगा। वहीं अगर कोई स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर को खूबसूरत दिखाने के लिए हम कुछ चीज़ें भी करेंगे। फिर वो खूबसूरत दिखना ही काफ़ी नहीं होता है, साथ में उसमें कुछ ऐसे लॉजिक भी होने चाहिए जिससे कि वो जो चीज़ है या वो वेबसाइट है वो काम करे। सिमिलरली HTML करता है। HTML डेटा को स्ट्रक्चर के फॉर्म में रखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, एक स्केलेटन जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसमें सब चीज़ें हैं। जैसे हमारी बोन्स हो गई, इससे पूरा हमारा शरीर जो हमारी बॉडी है वो बनी हुई है। तो वहीं पर HTML एक स्केलेटन का काम करता है, एक स्ट्रक्चर को बताता है कि यहाँ पर पूरा एक रफ स्केलेटन है हमारे पास डेटा का। इसके बाद CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि डेटा को प्रेजेंट करता है खूबसूरत तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से एक स्केलेटन था, लेकिन इसे मांस, मसल्स, बाल, कपड़े ये सब देकर हमने इसे एक खूबसूरत लुक दिया, जिसकी वजह से ये एक इंसान दिख रहा है यहाँ पे कि एक इंसान या एक लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है जिसने ये कपड़े पहन रखे हैं इस तरीके से। तो ये CSS बेसिकली एक तरीके से स्किन होती है। जैसे हम ह्यूमन की, इस तरीके से CSS HTML की स्किन है, जो कि HTML को खूबसूरत दिखाने के लिए या स्टाइल करने के लिए बेसिकली यूज़ होती है। फिर वही बात करें जावास्क्रिप्ट या जैसे हम JS भी बोलते हैं, तो जावास्क्रिप्ट जैसे हम ह्यूमन में ब्रेन होता है, बिना ब्रेन के कोई भी ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो उसे हम क्या कहेंगे, पागल। तो सिमिलरली कोई भी HTML वेबसाइट या जिसमें हमने HTML CSS यूज़ की है, ऐसी कोई वेबसाइट या वेब पेज, अगर उसमें जावास्क्रिप्ट ना हो तो वो वेबसाइट बस एक सिंपल वेबसाइट है, यानी कि वो कुछ काम नहीं कर रही, सिर्फ देखने की है। इसलिए जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है वेबसाइट में लॉजिक डालने के लिए। सपोज आपकी वेबसाइट पे एक फॉर्म बना हुआ है जिसमें हमने कुछ हेडिंग डाल दी है, एक टेक्स्ट फील्ड डाल दिए हैं कुछ, और कुछ चेक बॉक्स हैं, कुछ रेडियो बटन हैं, और ये सब चीज़ें हमने वहाँ बनाकर चेक बॉक्स, रेडियो बटन और भी कुछ चीज़ें हमने वहाँ पे कुछ फील्ड वगैरह डाल दी और एक बटन डाल दिया है। अब यूज़र ये फॉर्म को भरेगा और भरने के बाद जब वो बटन पे क्लिक करे तो क्लिक करने के बाद ये सारा का सारा डेटा जाना चाहिए सर्वर पे। ये सारा का सारा डेटा जाना चाहिए सर्वर पे और वहाँ पर जाकर स्टोर होना चाहिए डेटाबेस के अंदर। तो यही चीज़ को लॉजिक देने के लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट का। आइए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे समझेंगे ब्राउज़र कैसे काम करता है और क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल के बारे में। सपोज ये हमारा क्लाइंट है और क्लाइंट को एक वेबसाइट चाहिए। सपोज वो सर्च कर रहा है youtube.com, गूगल पे सर्च किया है यूज़र ने youtube.com, और ये रिक्वेस्ट जो कि यूज़र ने टाइप की है, ये एक HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट के ज़रिए गई है गूगल के सर्वर पे। अब सर्वर पे जाने के बाद हमने जो भी रिक्वेस्ट भेजी थी उस रिक्वेस्ट के अंदर क्या था, तो सबसे पहले तो हमारा एड्रेस यानी कि हमारा IP एड्रेस, हमारे सिस्टम का मैक एड्रेस, हमारी रिक्वेस्ट, ब्राउज़र का वर्जन, ब्राउज़र का नाम, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, और इस तरीके से हमारी काफ़ी सारी डिटेल्स होती है। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये गई है सर्वर के पास और सर्वर ने चेक किया है कि जो कि हमने चीज़ सर्च की थी youtube.com वो चीज़ उसके पास है या नहीं। जैसे ही वो चेक करेगा कि उसके पास youtube.com नाम की एक वेबसाइट या एक वेब पेज है जो कि उसे रिक्वेस्ट किया गया है उससे, तो वो जो रिक्वेस्ट किया गया है यूज़र के द्वारा, सर्वर उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में
youtube.com को एक रिस्पॉन्स के फॉर्म में HTTP रिस्पॉन्स के जरिए भेज देगा और आपका ब्राउज़र उस रिस्पॉन्स को कैप्चर करेगा और साथ में डिस्प्ले करता है जो भी उसके पास रिस्पॉन्स आया है। तो बेसिकली क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल ये होता है कि कोई क्लाइंट सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है और सर्वर उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में कोई जवाब दे रहा है। जैसे कि उदाहरण में आप ये मान सकते हैं कि आपने अपने दोस्त को कॉल किया उससे कुछ पैसे मांगने के लिए और दोस्त ने फ़ोन उठाकर बोला कि ठीक है मैं अभी आपको पैसे भेजता हूँ। तो ये क्या हुआ कि आप एक ऐसा क्लाइंट आपके दोस्त यानी कि सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट भेजी और वहाँ से उस रिक्वेस्ट के फॉर्म में एक रिस्पॉन्स आया। अब वो रिस्पॉन्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सपोज कोई नेटवर्क एरर हो या ऐसी कोई वेबसाइट क्लाइंट सर्च कर रहा हो जो कि एक्सेसिबल नहीं है या उस एरिया में एक्सेस नहीं कर सकते या फिर अवेलेबल नहीं है वो वेबसाइट। फॉर एग्जांपल जैसे अभी एक्स को, जैसे पहले ट्विटर हम बोलते थे, ट्विटर को नाम बदल के कर दिया गया एक्स। तो हो सकता है कि x.com कर दें अब, क्योंकि पहले तो twitter.com चलता था, तो अब x.com कर दें। तो अगर कोई यूज़र ब्राउज़र पे जाकर लिखता है twitter.com तो वहाँ पे ब्राउज़र उसे बोलेगा कि ये वेबसाइट मेरे पास नहीं है। तो ये एक नेगेटिव रिस्पॉन्स हो गया। सिमिलरली अगर आप twitter.com डालो और वो वेबसाइट मिल जाए आपको तो वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो गया। तो ये है क्लाइंट सर्वर मॉडल और ब्राउज़र इसी सर्वर मॉडल पे काम करता है, यानी कि इसी क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। बेसिकली क्लाइंट को रिक्वेस्ट करता है, उस रिक्वेस्ट को सर्वर को भेजता है और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आता है उस रिस्पॉन्स में बेसिकली कुछ फाइलें होती हैं। जैसे कि पहली फाइल होती है HTML यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सेकंड होती है CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट और थर्ड होती है हमारी जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं जैसे कि कोई इमेज है, कोई लिंक है या किसी और लैंग्वेज पे अगर ये जो वेबसाइट ये बनी हुई है तो उससे भी रिलेटेड जो कंटेंट होता है वो उस रिस्पॉन्स में होता है। अब ये जो फाइलें हैं या ये जो रिस्पॉन्स है ये ब्राउज़र के पास जाएंगी। सपोज यहाँ पर हम फायरफॉक्स हो गया या गूगल क्रोम हो गया या फिर आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हो उसमें आपने ओपन किया, मतलब आपने रिक्वेस्ट भेजी, जो रिस्पॉन्स आया वो इनमें से किसी जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे थे उस रिस्पॉन्स को कैप्चर करा। तो जो डेटा यानी कि जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का जो भी डेटा था वो आपको ब्राउज़र डिस्प्ले कर देगा। तो यानी कि यहाँ पर ब्राउज़र आपके रिक्वेस्ट को भेजता है और रिस्पॉन्स को कैप्चर करता है और इस तरीके से ब्राउज़र HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट करता है ताकि यूज़र अपना काम कर सके। तो बेसिकली ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था HTML के बारे में। अब हम बात करते हैं HTML का जो डॉक्यूमेंट है उसे हम, मतलब जो HTML की फाइल होती है, जो सिंटैक्स होता है उसे हम डिकोड करते हैं कि वो होता क्या है। यहाँ पर एक सिंपल सा HTML का प्रोग्राम हमने आपके लिए लिख रखा है जिसमें सबसे पहली चीज़ जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। अब मैं आपको बता दूं HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि अगर आप कैपिटल H लिख रहे हो और आप स्मॉल h लिख रहे हो तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कि ये एक अलग चीज़ है और ये एक अलग वेरिएबल है और ये एक अलग वेरिएबल है। जब प्रोग्रामिंग हम सीखेंगे तो प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब वेरिएबल को हम किसी भी प्रोग्रामिंग वाली दूसरी वीडियो में समझेंगे, पर केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होती है मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप कैपिटल H लिखते हो और स्मॉल h लिखते हो तो वो दोनों अलग अलग मतलब होते हैं उन दोनों के। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी ने हेलो लिख दिया या फिर कैपिटल H के साथ हेलो लिखा तो हम दोनों को सिमिलर मानते हैं, बट कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो इन दोनों का मतलब अलग रखती हैं, यानी कि ये एक अलग वैल्यू हो गई और ये एक अलग वैल्यू हो गई। सिमिलरली HTML
इन चीज़ पर काम नहीं करता, यानी कि आप या तो कैपिटल भी लिख सकते हैं या स्मॉल भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि HTML आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर आप HTML आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। और एक और बात जो मैंने आपको पहले नहीं बताई वो ये थी कि HTML को हम हमेशा इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारे अलग अलग जो डेवलपर होते हैं, या आपने बहुत सारे यूट्यूब पर प्रोग्रामिंग चैनल को भी देखा होगा, तो उनमें कई बार इस तरीके से लोगो यूज़ होता है। ये लोगो कुछ और नहीं बल्कि हमारा HTML का ही सिंटेक्स बताने के लिए यूज़ होता है। यानी कि अगर आप लिख रहे हो इस तरीके से, तो ये एक HTML का टैग बन गया है, यानी कि एक HTML का एलिमेंट है जिसने कोई डेटा यहाँ पर स्टोर किया हुआ है। अब हम बात करते हैं HTML के पूरे स्ट्रक्चर को, समझते हैं कि कैसा ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। ये बेसिकली सिंटेक्स है यहाँ पर कि हम HTML के डॉक्यूमेंट को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक टाइप के बारे में। ये डॉक टाइप का मतलब होता है कि आपका HTML कौन से वर्जन का है। अगर आपने डॉक टाइप HTML लिख रखा है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है HTML में आप इसी तरीके से डॉक टाइप को लिखेंगे। डॉक टाइप बेसिकली आपके ब्राउज़र को बताता है कि यहाँ पर जो हम HTML का वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है। अगर आप HTML का सिंपल सा सिर्फ इतना ही सिंटेक्स लिखते तो ये HTML का वो पुराना वर्जन होता जो कि पहले यूज़ होता था। पर क्योंकि आपने अगर यहाँ पे डॉक टाइप को लिख दिया है तो ये ब्राउज़र को बताता है कि ये HTML5 का वर्जन है, यानी कि इसमें वो सभी अपडेट होंगे या वो सब चीज़ें होंगी जो HTML5 के अंदर होती हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा रूट नोड शुरू होता है। HTML ये हमारा रूट नोड होता है या रूट एलिमेंट होता है जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा कोड होता है, और एंड में इसे हम क्लोज भी करते हैं इस तरीके से। एक और बात कि जब भी आप HTML डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप क्लोज करेंगे, यानी कि ये अगर ओपनिंग टैग है तो हम इसे क्लोज इस तरीके से करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने HTML डॉक्यूमेंट को ओपन किया तो साथ में इसे क्लोज भी किया है। सिमिलरली इसके बाद आता है हमारा पेज का वो टैग जो मेटा डेटा को स्टोर करता है, जिसे हम बोलते हैं हेड टैग। ये टैग बेसिकली ये टैग रिस्पॉन्सिबल होता है मेटा इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए, यानी कि जो भी पेज की ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि उस पेज को बता रही है कि वो पेज किस चीज़ के लिए बना है या किस तरीके का पेज है, वो चीज़ हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उस वेबसाइट का टाइटल, यानी कि अगर आप ब्राउज़र की बात करें सपोज ये आपका एक पूरी विंडो है और यहाँ पर आपका ब्राउज़र खुला हुआ है, यहाँ पे ब्राउज़र का मेन्यू है और यहाँ पर आपका ब्राउज़र का ये एक टैग खुला हुआ है, एक पेज खुला हुआ है ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पर आपका पूरा HTML डॉक्यूमेंट दिखेगा, पर वो डॉक्यूमेंट या वो वेब पेज किस चीज़ का है या किस कंपनी का, किस ऑर्गेनाइजेशन का वेब पेज है या आप क्या देख रहे हो, उस चीज़ को बताने के लिए उसका टाइटल मेन होता है, और टाइटल हमेशा हमें यहाँ पर दिखता है। यही टाइटल बताता है मेटा टैग के अंदर स्टोर ये टाइटल टैग। इसके अलावा यही टाइटल हम लिखते हैं हेड टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मेटा टैग यूज़ होते हैं। इसके अलावा जब हम CSS सीखेंगे तो CSS में यूज़ होने वाली CSS कास्केडिंग या स्टाइल शीट भी हम इस टैग के अंदर लिखते हैं। इसके अलावा अगर हम बूटस्ट्रैप या किसी और दूसरी लाइब्रेरी से CSS ला रहे हैं तो उसे भी हम यहाँ पर ऐड करते हैं। हेड टैग कंप्लीट होने के बाद आती है बॉडी की बारी। अब ये बॉडी क्या है?
ये वो पार्ट है जो कि यूज़र को दिखेगा, यानी कि ये वाला पूरा पार्ट यूज़र को नहीं दिखेगा, सिर्फ टाइटल के अलावा, जो कि हमें यहाँ पर दिखेगा, जो ऊपर टॉप पर हमें यहाँ पर दिखेगा, या हो सकता है यहाँ पर दिखे। इसके अलावा हेड टैग के अंदर होने वाली इन्फॉर्मेशन यूज़र को नहीं दिखती है, सिर्फ बॉडी में होने वाली इन्फॉर्मेशन ही यूज़र को दिखती है। तो बॉडी HTML के सारे कंटेंट को होल्ड करती है। जैसे कि यहाँ पर हमने दो एलिमेंट ले रखे हैं, दो टैग ले रखे हैं, पहला है H2 और दूसरा है पैराग्राफ। अब H2 और पैराग्राफ टैग क्या होते हैं? तो ये H2 है बेसिकली हेडिंग का ही एक टैग है, जैसा कि आप देख सकते हैं HTML हेडिंग टैग। तो हेडिंग में भी हमारे पास H1 से लेके तो कुछ टैग होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि कितने टोटल हमारे पास हेडिंग के टैग होते हैं। तो उनमें से ही एक टैग होता है H2 जो कि हेडिंग के लिए यूज़ होता है, और एक टैग होता है जो पैराग्राफ लिखने के लिए यूज़ होता है। आप नॉर्मली भी पैराग्राफ लिख सकते हो, लेकिन वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। आपको इसी तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पर पैराग्राफ टैग लगाकर पैराग्राफ लिखा गया है, उस तरीके से ही आपको लिखना है। एंड फाइनली हमने बॉडी भी क्लोज करी है, H2 भी क्लोज करा है, पैराग्राफ भी क्लोज करा है, आप देख सकते हैं। तो यानी कि जो भी HTML एलिमेंट, जो भी HTML टैग ओपन हो रहा है वो क्लोज भी होगा। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि जो भी HTML एलिमेंट या जो भी HTML टैग ओपन हो रहे हैं वो क्लोज भी होंगे। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, सिमिलरली कुछ ऐसे टैग भी होते हैं जो कि क्लोज ना भी हों तो भी चल जाएगा, पर मैक्सिमम हम सभी टैग को क्लोज करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम करेंगे कोड अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल शिवम कोडिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए।